जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, जो कि झारखंड में है, यानी कि मैं झारखंड बोर्ड का बात कर रहा हूं। तो झारखंड बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा, यानी कि जो बच्चे 2024 में अपना बोर्ड परीक्षा देंगे, वो भी फरवरी में, आपको पता होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए हमारी प्रीतम एकेडमी टीम ने क्या है कि मॉडल पेपर जारी किया है। और इस मॉडल पेपर को करने के बाद मैं आपको 100% दावा देता हूं कि आपके एक भी एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो छूट के नहीं आएगा और आप सबका आंसर जो है दे के आओगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस का जो आपका सेट 1 है उसका हम लोगों ने वीडियो जो है बना लिया था। आज हम लोग सोशल साइंस का सेट 2 के वीडियो पे बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि इस बार का जो सोशल साइंस का एग्जाम होगा या कोई भी एग्जाम होगा जिसमें आपको 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी एमसीक्यू का प्रश्न होगा। तो पहले हम लोग एमसीक्यू के सारे वीडियोस को कवर कर लेंगे। कुल मिला के मैं आपको टोटल 5 सेट बना के दूंगा और इस 5 सेट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस 5 सेट के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने सेट नंबर 1 पे बात कर लिया था, अभी हम लोग सेट नंबर 2 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन है हम लोग उसको पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलेंगे माय डियर फ्रेंड। तो बात करेंगे आज के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्नों पर, यानी कि बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बात करेंगे, एमसीक्यू पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 चीज का मुझे आंसर देना। सबसे पहला नंबर 1 कि आप कैसे हो, आप ठीक होगे, तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होगे, और दूसरा आपकी जो पढ़ाई है ना माय डियर फ्रेंड, वो कैसी चल रही होगी, क्योंकि अभी मौका है, कर लो, क्योंकि बाद में मौका आपको मिलने वाला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब मैं आप लोगों के लिए इतना चिंता करता हूं तो थोड़ी चिंता आप मेरे लिए कर लो। और वो करना कुछ नहीं है, बस एक बेल का आइकॉन का एक बटन है, उसको प्रेस करना है और बेल का आइकॉन भी आपको क्या करना है, टच कर देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना, नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और आप सबसे पहले पढ़ोगे और आपका नंबर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। तो बात करें प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या 1 है आपका। प्रश्न क्या है आपका कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शंस के 1851, 1861, 1871 और 1881। तो अगर मैं बात करूं जर्मनी के एकीकरण का, तो आपको डेट याद रखिएगा, जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? ऑप्शंस के ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बापू जी जो है उन्होंने क्या किया था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना किया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? तो पहले आप ये बताओ कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होगा ये हमारे दादू के बीच, यानी कि महात्मा गांधी, मैं किसका बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी, और साथ साथ में जो हमारे मैं बोलूँगा कि जो हमारे संविधान गुरु हैं, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी, उन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो हुआ कब था ये बात कहा जा रहा है। ऑप्शंस क्या है, फरवरी 1932, मार्च 1932, अगस्त 1932 और सितंबर 1932। तो मेरे रसगुल्लो आंसर क्या होगा आपका, सितंबर 1932 में दोनों के बीच में, किसके बीच में, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट पे समझौता हुआ था। अगर आपको याद होगा तो ये भी सवाल पूछ दिया जाएगा कि पूना पैक्ट क्यों हुआ था। तो आपको पता होगा कि दलितों के मांग के लिए कि हमको भाई अछूत नहीं रखो, हमको अलग करो, और इसके लिए पूना पैक्ट के द्वारा, यानी कि मैं बात करूंगा कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो हुआ कहाँ था, लंदन में, आपको ये भी पता होगा। तो दूसरा पहला जब गोलमेज सम्मेलन में इनको बुलाया गया, क्या ये संविधान पे बात करेंगे, तो महात्मा गांधी जी और तमाम सारे ने इसका बहिष्कार किया। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जब सबको जबरन जेल में डाल दिया गया, ऐसे तमाम सारी घटनाएं होती हैं, तो गांधी जी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं।
और ये भी याद रखिएगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने उस सम्मेलन पर भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन पर भाग लिया था। और उस पर क्या होता है, विवाद हो जाता है। विवाद का कारण यह था कि गांधी जी ने बोला कि मैं समस्त भारतवासियों का नेतृत्व कर रहा हूं, तो उसी समय हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने बोलते नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम केवल और केवल संपत्तिवान और पूंजीवान व्यक्तियों का समर्थन कर रहे हो, तुम दलितों का समर्थन नहीं कर रहे हो, तुम केवल ऊंची जातियों का समर्थन कर रहे हो। और ये बोलकर वो चले आते हैं, लेकिन बीच में एक बात बोलते हैं कि हमें एक अलग निर्वाचन का मांग करते हैं कि हमें अलग चुनाव लड़ने के लिए जगह दे दो। तो उसी के बाद पे गोलमेज सम्मेलन के जो अधिकारी वो मान जाते हैं और इसी को लेकर जो होता है मतभेद होता है। और बाद में गांधी जी अमरण अनशन पे बैठ जाते हैं और पूना पैक्ट के तहत इनकी जो अलग निर्वाचन की मांग है उस समस्या को खत्म करते हुए पूना पैक्ट होता है। तो वो कब का घटना है, तो सितंबर 1932 की घटना है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है। गौर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने किन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, तो किन आदान प्रदान गतियों का या प्रभावों का उल्लेख किया है। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधि होगा यानी कि वैश्वीकरण का जब भी प्रभाव होगा ना, तो उसमें व्यापार, श्रम और पूंजी, ये तीनों ऐसे प्रभाव है जिसके कारण आपको दिखेगा कि वस्तुओं का या विनिमय माध्यम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका, जॉबर क्या है। प्रश्न क्या है आपका, जॉबर क्या है। ऑप्शंस क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, जमींदारी, घरेलू नौकर या पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। तो जॉबर क्या होता था, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे रसगुल्लो, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, एक प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां खोला गया था। तो देखिए, मिल तो 1854 में खोला गया था, तो ये तो बात सही है, लेकिन सबसे पहला कहां खोला गया था। ऑप्शंस क्या है, बंबई, अहमदाबाद, सूरत और कानपुर। यानी कि ऑप्शंस बात करें, ऑप्शन नंबर 1 1854 बंबई, ऑप्शन नंबर बी 1854 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी 1854 सूरत और ऑप्शन नंबर डी 1854 कानपुर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 1854 को खोला गया था। कहाँ पे, तो बंबई में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट सा प्रश्न क्या है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था। और ये कहाँ विकसित हुआ था, देखिए यहाँ विकसित होने के बाद मार्को पोलो के द्वारा इसे यूरोप लाया गया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक यूरोप किसके द्वारा लाया गया था, तो मार्को पोलो के द्वारा लाया गया था। लेकिन पूछ रहा है कि वुड ब्लॉक की छपाई की जो तकनीक है वो कहाँ पे विकसित हुआ था। ऑप्शन क्या है, मिस्र, भारत, चीन या जापान। तो क्या होगा, चीन होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि कर्ण लॉ किस देश में पारित हुआ था, किस देश में कर्ण लॉ लागू किया गया था। तो कर्ण लॉ क्या था, तो मक्के के आयात पर, यानी कि मक्का बाहर से मंगाया जाता था ना, उसके आयात पर पाबंदी लगाया गया था। तो ये कहाँ पे लगाया गया था, ब्रिटेन पे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शंस क्या, हिटलर, ऑप्शन नंबर बी मैगजीनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क और ऑप्शन नंबर डी क्या है, विलियम प्रथम। तो याद रखिएगा, ये जो बिस्मार्क बाबा है ना, बिस्मार्क बाबा, इन्होंने क्या किया था, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था, उस बुद्धि को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था, यानी कि किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा आर्थिक महामंदी का प्रभाव और हुआ कब था, ये भी पता है 1929 में। तो कहाँ पे देखने के लिए मिला, कृषि पर, व्यापार पर, नौकरी पर या उद्योग पर। तो आपने पढ़ा होगा कि इन तीनों पे उतना खास असर नहीं था, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के जो कृषक थे, यानी कि जो कृषि कार्य करते थे ना, उन पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। तो कृषि इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बने रहने का प्रयास किया था, यानी कि श्रीलंका में कौन सा समुदाय है जिसने अपने आप को प्रमुख बने रहने का प्रयास किया था। ऑप्शन क्या है, तमिल, सिंहली, ईसाई और मुस्लिम। तो पता होगा सिंहलियों की संख्या ज़्यादा था और इस ज़्यादा को देखते हुए इन्होंने क्या किया, सिंहलियों के प्रति ज़्यादा काम किया। उनके प्रति आपको पता होगा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया, ऐसा तमाम सारी घटना करती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का
केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन होता है, यानी कि सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन होगा वो किस व्यवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? एकात्मक शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सामुदायिक शासन व्यवस्था। तो आपको याद रखिएगा, जो संघीय शासन व्यवस्था होता है ना, उसमें सत्ता दो भाग में बढ़ता है, एक राज्य में और दूसरा किस में बढ़ता है माय डियर फ्रेंड? केंद्र में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है, यानी कि छुआछूत का जो एक तरीका था भारतवर्ष में उसको खत्म किया गया है? तो ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। तो जो अनुच्छेद आपका 17 है ना, इसके तहत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। एक तरीका याद रखिएगा। देखिए, छुआछूत की बीमारी हमको कब पता चलता है कि ये खराब है? तो आपको पता होगा कि 18 साल का ऐसा उम्र है ना जब बच्चों को पता चलता है कि यह गलत है। तो अगर 18 साल में पता चलेगा तो उससे 1 साल पहले आपने ये काम किया होगा। तो यानी कि 18 में पता चला तो काम आपने कब किया होगा? 17 में। तो 17 साल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत रखते हैं? ऑप्शंस क्या है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और इनमें से सभी। तो एक बात गौर कीजिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आपको पता होगा पुलिस को रखते हैं, कृषि को रखते हैं। संघ सूची के अंतर्गत बैंकिंग को रखते हैं, व्यापार को रखते हैं, और आपको शायद मुझे याद रहा कि दूर संचार व्यवस्था को रखते हैं, आर्मी को रखते हैं। समवर्ती सूची के अनुसार शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना, इस सबको रखते हैं। तो समवर्ती सूची होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नर्मदा को बचाने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क्या था? गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनाने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पानी देना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर क्या था? बांध बनाने से रोकने के लिए क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है प्रतिपादन किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने के लिए, देखिए अगर आपको कोई भी सुधार चाहिए ना, चाहे राजनीतिक सुधार हो या कोई भी सुधार हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके साथ गलत हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने के लिए, लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, यानी कि कौन सा ऐसा अधिनियम है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम माना जाता है, जिसके कारण आप राजनीतिक सुधार कर सकते हो? ऑप्शन क्या? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। तो याद रखिएगा, देखिए आप भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर आपको ये पता हो रहा है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसको सुधार सकते हो। यानी कि सूचना का अधिकार ऐसा श्रेष्ठतम अधिकार है जिसके तहत आप राजनीतिक सुधार को लागू कर सकते हो और खुद को सशक्त बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि इस समय निम्न में से कौन सी इस समय निम्न में से कौन सी क्या प्रश्न देख सकते हो, मैं थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है कि इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है, यानी कि सबसे लोकप्रिय सरकार का बात कर रहा है। ऑप्शंस क्या है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, या इनमें से कोई? तो क्या होगा? लोकतंत्र की जो व्यवस्था है ना, इस समय सबसे बेहतर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उस समूह को क्या बोलेंगे जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ऑप्शन क्या? आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह, लोक कल्याण समूह, और इनमें से कोई नहीं। तो ये काम किसका है माय डियर फ्रेंड, मेरे रसगुल्लो? दबाव समूह का काम है, जो क्या करता है? सरकार के नीतियों को प्रभावित करने का काम करता है। अगला 19 नंबर का प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक क्या काम किया है? ऑप्शंस क्या? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है, हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके मतभेद को मिटा दिया है। तो गौर कीजिएगा, लोकतंत्र का जब हम लोग चैप्टर पढ़ा था संघवाद का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र व्यवस्था क्या करता है? लोगों के टकराव को कम करता है, ये समाप्त नहीं कर पाता, ये केवल और केवल क्या करता है? कम करता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सही वाला बोला है। लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त करता है। तो जब गैर लोकतांत्रिक सरकार अभी तक आर्थिक असमानता को खत्म नहीं किया, तो आप भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ये भी गलत होगा।
अगला क्या है आपका, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त करता है। हाँ, लोग जो सोचते हैं ना कि राजनीतिक में हम चुनाव नहीं लड़ सकते या एक औरत चुनाव नहीं लड़ सकती है या हमको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसको कम किया है। लेकिन हाशिए के समूह के साथ कैसा मतभेद को मिटाएंगे ये काम नहीं किया है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है। ऑप्शन क्या है, काली, जलोढ़, लाल और लेटराइट। तो जो जलोढ़ मृदा है ना, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, वो भारत के उत्तरी मैदान पर फैला हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक याद रखिएगा खादर और दूसरा क्या होता है, बांगर। तो ये खादर और बांगर का मैंने जो बात किया, ये आयु के आधार पर, यानी कि मिट्टी के आयु के आधार पर बांटा गया है। तो खादर से याद रखिएगा खुदरा, तो जो खुदरा होगा वो नया जलोढ़ मिट्टी का होगा। और बांगर से याद रखिएगा, बांदर माने पुराना, जो पुराना होगा वो पुराने जलोढ़ मिट्टी का होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बांगर बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शंस क्या, 1971, 1972, 1974, 1976। तो 1972 को भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इसके एक साल के बाद टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था, तो 1973 होगा। शायद मुझे जहाँ तक क्या रहा है कि सेट 1 पे मैंने शायद आपको 1972 बता दिया था, तो वो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सही क्या होगा, 1973, जो कि मैं इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ। तो जो बच्चे वहाँ से यहाँ आए ना, उनको जरूर याद रखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया था, जस्ट वन संरक्षण अधिनियम के एक साल बाद। अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय यव जिससे टोक्साल नामक पदार्थ निकलता है, वो उस किसका उपचार करता है। कैंसर का, हेपेटाइटिस का, हृदय रोग का, उच्च रक्तचाप का। तो ये कैंसर के रोग के निवारण के लिए काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बहुउद्देश्य नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन क्या, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह क्या होगा, प्रसाद, और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये हमारे चाचा जी ने कहा था, यानी कि नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई ये जो बांध है ना, वो मंदिर है। गौर कीजिएगा, चाचा जी आपको कहाँ घुमाने लेके जाते हैं, मंदिर घुमाने लेके जाते हैं। तो चाचा नेहरू क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है, यानी कि बहुउद्देश्य के तर्क में नहीं है, वो गलत बता रहा है। अगला क्या, ये जल के कमी वाले क्षेत्रों को जल लाता है। जी हाँ दोस्तों, लाने का तो काम करता है। ये बाढ़ का नियंत्रण करता है, ये भी सही है, बाढ़ को भी नियंत्रण करने का काम करता है। इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है। देखिए ये क्या होगा, दुष्प्रभाव हुआ, यानी कि यही वाला पक्ष में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या, ये जल विद्युत उत्पन्न करता है। जी हाँ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। रसगुल्लो बात करते हैं 26वें प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे गठन की जगह क्या होगा, गहन। तो झूम खेती किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है, गहन कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे रसगुल्लो, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि भारत की कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई बताना है कि तटरेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन क्या है, 7516.5 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर और 8710 किलोमीटर। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, 7516.6 किलोमीटर क्या है, पूरा का पूरा लंबा है किसका, भारत का। तो कभी कभी देखिएगा 0.6 नहीं देगा ना, तो 7517 किलोमीटर में आपको मार्क क्या आना है, क्योंकि आपका एक एरर चैप्टर होगा जो 11 12 में पढ़ोगे, वहां सबको समझ में आएगा। जब अगर ये वैल्यू देगा तो फिर इसी वैल्यू को मारना है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे 28 नंबर का प्रश्न, और इंपॉर्टेंट सा जानदार सा सवाल है कि निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया। ऑप्शन क्या आपका, लौह इस्पात उद्योग, कांच उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो क्या होगा, लौह इस्पात उद्योग इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मेरा रसगुल्लो, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस देश को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया। मुंबई को, कलकत्ता को, कानपुर को और अहमदाबाद को। तो अहमदाबाद को सिटी ऑफ मैनचेस्टर यानी कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि सड़क सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1958 में, 1960 में, 1962 में, 1964 में। तो 1960 में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब चलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पे बात करेंगे, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है, 1 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक वस्तु का अधिकांशता
प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न क्षेत्र किस गतिविधि में आएगा, यानी कि अगर उसका उपयोग प्राथमिक उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से हुआ और सीधा उसको उपयोग कर लिया तो किस क्षेत्र में आएगा, तो यह प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। आपको यह भी पता है कि प्राकृतिक की प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऐसे वस्तु जिसको बिना किसी प्रौद्योगिकी के उपयोग में लाते हो किसके अंतर्गत कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे रसगुल्लो क्या है आपका, कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तो जो तृतीयक क्षेत्र होगा ना, जिसको सेवा क्षेत्र बोलेंगे, सबसे ज्यादा उभरा है। और भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी आपको याद होगा सबसे ज्यादा देता है जॉब। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का, कि मान लीजिए कि देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर तीनों परिवारों के आय क्रमशः 4,000 रुपया, 7,000 रुपया और 3,000 रुपया हो तो चौथे परिवार का आय बताना है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग लगाते हैं। यानी कि अगर हमको प्रति व्यक्ति आय पता है, यानी कि कुल आय अगर हमको पता है तो बाकी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका क्या करना होगा, 5,000 से ये 4 परिवार को गुना करना है और ये क्वेश्चन जो हट लीजिएगा, हुबहू आएगा और हुबहू आंसर मारना है। तो देखिए 5 गुना 4 हो जाएगा, टोटल 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000। और टोटल देख सकते हो आय कितना है 3 परिवार का, तो 4 मिला के 20,000, लेकिन 3 का देखोगे तो 7 और 3 10,000 और 4 14,000। तो ये जो 20,000 है ना, 20,000 ये 3 जीरो में क्या कीजिए 14,000 को घटा दीजिए तो कितना होगा आपका 6,000। और ये श्री राम करके मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये हुबहू क्वेश्चन आएगा, 6,000 मार्क आइएगा, आपको 1 नंबर पक्का पक्की मिल जाएगा। बात करें मनरेगा के बारे में, तो क्वेश्चन एक पूछता है कि मनरेगा कब से लागू हुआ था, 2005 में। तो पूछेगा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म में देखिए प्रश्न आएगा कब हुआ था, 2005 में। तो क्वेश्चन आएगा कि मनरेगा एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने का बात करता है, तो 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 180 दिन। तो 100 दिनों का रोजगार का बात करते हैं, यानी कि 365 दिन जो साल का होता है ना, इसमें से वो 100 दिन रोजगार देगा ही देगा। इसका क्या करता है, वो भरपूर वादा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ऋण की शर्तों में कौन सा शामिल है, यानी कि ऋण की आवश्यक शर्तों में क्या क्या चाहिए होता है। तो ब्याज दर, ऋण की राशि, आपका देखिए ऋणाधार नहीं होगा, क्या होगा ऋणाधार, क्या होगा ऋणाधार, और क्या उपयोग सभी। तो देखिए ब्याज का तो दर होगा, जब आप कहीं पे जाके किसी से पैसा उधार लोगे तो पूछोगे ना कितना रुपया इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना पैसा घुमाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऋणाधार। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उपयोग सभी आपका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन देखिए 6 नंबर का आंसर पढ़ने से पहले, उसका आंसर बताने से पहले 2 चीज़ें बोलूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट करते हो ना आप तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आप वास्तव में वीडियो देख रहे हो कि नहीं। और हमारे वही मोटिवेशन काफ़ी है कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। बस एक काम करना है, कमेंट में सुंदर सुंदर बात बता देना है कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसे तैयारी कर रहे हो और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब 6 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई, किसके जीवन स्तर में सबसे ज़्यादा सुधार किया है। तो सभी लोगों का, विकसित देशों के लोगों का, विकासशील देशों के श्रमिकों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, विकसित देशों के लोगों का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर का, बताइए राष्ट्र उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, याद करो जब मैंने कल का सेट लिया था। आंसर क्या होगा 24 दिसंबर। अच्छा कब से शुरू किया गया था, कोपरा याद है ना, कोपरा का स्थापना जब से हुआ था तब से उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। तो 24 दिसंबर क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला 8 नंबर का प्रश्न है आपका, कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधारित पर विभाजित होते हैं, यानी कि किस आधार पर निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों को बांटते हैं हम लोग। तो रोजगार के शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधि का स्वभाव के आधार पर, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो जो स्वामित्व होता है ना, कि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लोगों का होगा, निजी क्षेत्र में निजी लोगों का एक अधिकार होगा, तो अधिकार के आधार पर यानी कि स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग करते हैं। उसमें क्या है, एग मार्क, हॉल मार्क, ISI मार्क, ISO मार्क। तो हॉल मार्क का प्रयोग करते हैं किसमें, सोने के आभूषण को, सोने की शुद्धता को मापने के लिए। और देता कौन है, तो शायद इसका है
SBIO करके ऐसा कुछ करके संगठन, BIO नहीं क्या है, SBIO है, ठीक है, स्टैंडर्ड SBIO करके कुछ ऐसा करके होता है, वही क्या करता है इसकी गुणवत्ता का जो है मार्क देता है, लेकिन इसका होलोग्राम आपको मार्कन है। अंतिम प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है, वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्र कंपनियां, साझेदार की कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। तो गौर करो माय डियर फ्रेंड, जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना, ये पिछले साल पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर करवा रहा हूं। यानी कि अगर आप देखोगे ना, अगर आपका मॉडल पेपर अगर आप ही गया ना माय डियर फ्रेंड, तो देखना मैं 5 जो मॉडल पेपर करवाऊंगा ना, उससे बाहर एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% में गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप पांचों के पांचों सेट को देख लोगे। ये पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव सेट को खत्म करने के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे चलेंगे, और जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिर सब्जेक्टिव से भी मेरे वादा है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं ना, तो अगर टेस्ट देना है आपको, तो हमारे 2 ग्रुप पे, एक तो टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया है उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और वहां से आपको फिर मुझे पर्सनली कमेंट कीजिएगा सूरज सर को, तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाके जो हमारे वीडियोस हैं उनको जाके देखिएगा, ताकि वहां से आपके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।